नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। ईसीएचएस रीवा इंचार्ज ऑफिसर कर्नल श्रीराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देश की सेवा में हमारे जवान अधिकारी सब लगे हुए हैं और ईसीएचएस रीवा जब शुरू किया गया तो इसके पीछे मूल अवधारणा क्या थी, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ और क्या कुछ यहाँ चल रहा है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक रीवा कैसे एस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्या कॉन्सेप्ट था और किस तरह से कौन सी प्रक्रियाओं के तहत ये यहाँ पे शुरू किया गया? ईसीएचएस जो है पूर्व सैनिकों के लिए एक सुविधा है और शासन का, भारत शासन का कुछ एक मूलभूत संवैधानिक दायित्व हैं जिनको उसको पूरे अपने सैनिकों को और उनके परिवार को वो पूरे जीवन भर के लिए गारंटी है वो जो देती है, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद सीएसडी की फैसिलिटी है और पेंशन है। ये तीन मूलभूत संवैधानिक दायित्व है भारत सरकार का जो अपने पूर्व सैनिकों को और सैनिक परिवारों को देगी वो। चूँकि भारतवर्ष में 138 के लगभग मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल हैं। पहले 2003 से पहले इनमें इतना लोड बढ़ गया था भूतपूर्व सैनिकों का, जो कि मूल जो हमारी सेना का जो विस्तार हुआ उसको भी वो कवर नहीं कर पा रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए ये विषय भारत के अपने पार्लियामेंट में उठाया गया। उसमें एक स्टैंडिंग कमेटी बनी 2003 में। उस स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट वो की कि इसको त्वरित लागू किया जाए, पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए और उसके अंतर्गत 436 ऐसे जिले चिन्हित किए गए जहां 1500 से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक या उनके परिवार रह रहे हैं। उसी के तहत रीवा में भी 2003 में इसका अनुमोदन हुआ और 2003 से ये यहाँ पर कार्यरत है। ये ईसीएचएस ईसीएचएस का फुल फॉर्म जो है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसमें क्या था कि 2003 से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। एक अंशदायी योजना है जिसमें एक मुश्त शासन के ऊपर या भारत सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ ना पड़े, तो स्वेच्छा से और प्रत्येक अफसर, जेसीओ, जवान जितने भी हैं भारत की सेना से तीनों अंगों से रिटायर होते हैं, उस समय उनसे एक अंश लिया जाता है, पैसे का लम सम अमाउंट लिया जाता है। उसके बाद वो इसके मेंबर बनते हैं। 2003 से पहले के जो रिटायरीज हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के और पुराने जो हमारे वेटरन्स जो हैं हमारे, उनके लिए इसको एक फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉनिक वो करना पड़ता है और उस फॉर्म से दे के अपना पैसा जमा करके वो मेंबर बन सकते हैं। अब आइए इसमें कवरेज किसका है जी। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जवानों को इसमें शामिल किया गया है। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनके पुत्र पुत्री और बच्चे बच्चियों के लिए जो कवरेज दिया गया है उसमें 25 साल तक की उम्र तक बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, और लड़कियों की जब तक शादी नहीं होती तब तक उनको ये सुविधा यहाँ से मिलती रहे। ठीक है। सर, जैसे यहाँ पर ये ज़रूरत कैसे देखी गई? दरअसल बहुत बड़ा एरिया है विंध्य क्षेत्र का, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, तो ये ज़रूरत कैसे देखी गई? और अब जब ये इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक रीवा, अब आप जिस प्रीमाइसेस में हैं, पहले एक बहुत छोटे से उसमें चीज़ें की जा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, अब आप थोड़ा सा बड़े प्रीमाइसेस में आए, तो कैसे ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ का? 2003 में जैसे ही अनुमोदन मिला भारत शासन का, तो रीवा में जब शुरुआत हुई तो प्रवीण कुमारी पाठशाला के बगल में एक बिल्डिंग किराए पे ली गई और त्वरित पूरा एस्टेब्लिशमेंट सेटअप किया गया। किराए की बिल्डिंग से चलता था।
2008 में सैनिक स्कूल रीवा द्वारा रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन के बाद यह ज़मीन आवंटित की गई। उसके बाद ECSH ने अपना ये बिल्डिंग बनाई यहाँ पर, और इस बिल्डिंग की लागत लगभग 37 लाख रुपए की थी। और 2015 में अपने इस बिल्डिंग में, इस भवन में ये कार्य चालू हो गया, यहाँ पर शुरुआत हो गई। दूसरा आपने पूछा कि ये क्षेत्र वाइज कैसे कवर करता है, तो पुराने ज़माने में अगर आपको याद होगा तो अगर इतिहास देखेंगे तो रीवा में ही एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बैठता था जो सीधी, सतना, शहडोल, रीवा सबको कवर करता था। आज की डेट में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सतना अलग है, रीवा अलग है, सिंगरौली और सीधी कंबाइंड अलग है। अच्छा। शहडोल की चारों, जो पुराना शहडोल संभाग का 4 जिले हैं, उनके लिए शहडोल में बैठते हैं, एक ही कार्यालय है। ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो हमारा विंध्य क्षेत्र जिसको कहता है, उसको कवर करने के लिए ECSH रीवा आया। उसके बाद ECHS सतना खोला गया। जिस भी सैनिक कल्याण अधिकारी के पास रजिस्टर्ड भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 1500 से ऊपर थी, वहाँ पर ये पूरे देश में खोले गए। और रीवा का ECSH, सिंगरौली, सीधी, रीवा, रामपुर बघेलान तक सतना, कुछ लोग शहडोल, उमरिया से और इस क्षेत्र के भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा सर, चूँकि रीवा विंध्य के तमाम युवा देश की सेवा में रहे हैं, एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत लोग रिटायर हुए, यहाँ पर जो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर लोग आते हैं, तो अप्रॉक्स अगर टेंटेटिव देखा जाए तो महीने भर में कितने लोग आ जाते होंगे? हमारा जो स्केलिंग है, स्केलिंग मतलब जो किसी संस्था को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए भारत शासन एक स्केल बनाती है कि इतने लोगों की क्षमता के लिए ये सुविधा बनाई गई है। अब जो हम 5000 तक की सुविधा के लिए जो हमको जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, जो संस्थागत समर्थन चाहिए, वो तो मिल रहा है। लेकिन रीवा इतनी जल्दी प्रगति कर रहा है, इतने ज़्यादा लोग अब इसमें बढ़ रहे हैं कि अगले 2 साल में ये लगभग 10,000 मूल कार्ड धारक होंगे हमारे पास, जो कि इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको। पहला तो ये था। दूसरा, इसके कारण क्या है, हमने ऑलरेडी दिल्ली को अवगत करा दिया है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और शीघ्र ही मुझे लगता है कि इसका अपग्रेडेशन होगा, स्टाफ बढ़ेगा और सुविधाएं भी बढ़ेंगी यहाँ। सर, नंबर्स बढ़ रहे हैं तेज़ी से, लोग रजिस्टर्ड हो रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, कई बार ये देखा गया कि क्रिटिकल केयर के भी पेशेंट्स आते हैं। डॉक्टर्स, चूँकि अभी एस्टेब्लिशमेंट मोड में आप हैं, आपने कहा कि आगे भी सरकार को सूचित किया गया है, लिखा गया है कि अब चीज़ों को और बढ़ाना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होगा, और दूसरा टाई-अप्स कैसे, रीवा के हॉस्पिटल्स कितने टाई-अप में हैं, बाहर रेफर जिनको कर रहे हैं, जैसे पहले तो एक ही जगह थी, जबलपुर जाकर रेफर कराइए, फिर वहाँ अगर ट्रीटमेंट हो रहा है फिर बाहर ले जाना है, मिलिट्री हॉस्पिटल चाहे महाराष्ट्र में जो भी हैं, पुणे में है या फिर कहीं कहीं। तो यहाँ पर किन किन लोगों से टाई-अप, किन हॉस्पिटल से टाई-अप हो रहा है, या क्या प्रोसेस में है अभी? रीवा का आपने बिल्कुल सही एक बिंदु उठाया, और बहुत ही आवश्यक ये है हमारे पेशेंट्स के लिए। ये भी जानना भी चाहिए कि रीवा में 2003 से हर एक शहर में, रीवा भर में नहीं, हर एक शहर में जहाँ ECSH है, पूरे राष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में एक नामी अस्पतालों से लेके अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अनुबंधित किया। शुरुआत में जब खुला तो रीवा में कोई भी हॉस्पिटल NABH ना होने के कारण, NABH एक एक्रेडिशन होता है हॉस्पिटल्स के लिए, उसके 5 स्तर होते हैं, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि रीवा में आज की डेट में 5 स्तर का NABH केवल रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। और ये बड़े गर्व की बात है कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपने आप में देश का पहला सरकारी अस्पताल है जिसको NABH एक्रेडिशन प्रथम बार में मिला। इस अपॉर्चुनिटी को, को मैं छोड़ना नहीं चाहता था, और मैंने जैसे ही NABH हुआ, मैंने डायरेक्टर ECH सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कलेक्टर साहब से
और डीन मेडिकल कॉलेज से अनुरोध करके हमने इससे अनुबंध किया है और रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हमारा अनुबंध हो गया है। एक बहुत बड़ा रिलीफ, बहुत बड़ी चिंता का जो विषय था मेरे लिए, वो अब रिजॉल्व होता दिख रहा है रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कारण। नज़दीकी शहर में देखें तो सतना में बिरला हॉस्पिटल है, अनुबंधित है, और सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय जो चित्रकूट का है, आँख के लिए वो अनुबंधित है। हमने कई प्राइवेट हॉस्पिटल से सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल में अप्रोच किया कि आप लोग आवेदन दीजिए, हम लोग एक बार दिल्ली से इसका प्रयास करते हैं। दुखद बात यह है कि केवल 4 आवेदन आए, और उसमें भी चूंकि NABH की बेसिक जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो भी नहीं था इनके पास, इसके कारण रिजेक्ट हो गया। अभी वर्तमान में विंध्या हॉस्पिटल और एक डेंटल क्लिनिक, JP डेंटल क्लिनिक जो है नए बस स्टैंड की, उन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा दिखाई है और उनका जो अनुबंध के लिए कागज़ हैं वो जबलपुर जा चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि शीघ्र ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक प्राइवेट डेंटल क्लिनिक रीवा के ECSH के लिए अनुबंधित हो जाए। ठीक है सर, मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एंट्री से लेके, जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे पूर्व सैनिकों के जो उतना पढ़े लिखे ना हो, तो एंट्री से लेके जहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ से लेके एक स्टेप में सारी चीज़ें आगे तक बढ़ती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैटर तो इम्प्लीमेंटेशन का है, प्लान तो बहुत सारे होते हैं सबके पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर्स होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि चाहे एक्सरे हो, चाहे डेंटिस्ट जहाँ बैठते हैं वो हो, या फिर जहाँ पे दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, फर्स्ट एड जहाँ पे होना है, सबका एक पूरा साइकिल है और उससे सब रोटेट होके घूम के अपनी अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये आपको मुझे गर्व हो रहा है इस संस्था से जुड़ने के लिए, और इस संस्था की फंक्शनिंग देखने का जब मैंने शुरू में देखा तो मैंने स्टडी किया एशिया की अलग अलग कंट्रीज़ की हेल्थ स्कीम को देखा, और मैंने ये पाया कि ECSH जो हेल्थ स्कीम जो भारत शासन ने पूर्व सैनिकों के लिए लागू की, ये एशिया की सबसे अच्छी हेल्थ स्कीम और सक्सेसफुल हेल्थ स्कीम है। ये यहाँ हर एक चीज़ ऑटोमेटेड है। आप रजिस्ट्रेशन से लेके दवाई वितरण तक, रेफरल तक, सब चीज़, कोई कहीं कागज़ नहीं मूव होता। केवल आपको जब आपका मेडिसिन कलेक्ट करते हैं उस समय आपको पर्ची मिलती है। अदरवाइज़ इससे वेल इंटीग्रेटेड हेल्थ स्कीम कोई नहीं है। ये ऑल, इसका जो रीच है, इसकी जो पहुंच है ऑल इंडिया लेवल में है। ये पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है और उसकी सुविधा के अनुसार कि वो कहाँ जाना चाहता है इलाज के लिए। बम्बई में जाना चाहता है, कलकत्ता जाना चाहता है, चेन्नई जाना चाहता है, वो जगह का नाम बताएगा, उसको ऑल इंडिया में ये सुविधा मिलेगी जब तक उसके पास कार्ड है उसको और उसके जो निर्भर लोग हैं। दूसरी चीज़ ये कैशलेस है। तीसरी चीज़ एक ओपन एंडेड स्कीम है। इमरजेंसी में मान लीजिए रीवा में या सीधी में कोई एडमिट हो जाता है, उसको केवल उसके रिश्तेदार को, मेरे को 48 घंटे या 3 दिन में मेरे को सूचित कर देना कि फलाने आदमी इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया, मैं सीधी में इस नर्सिंग होम में एडमिट हूँ। अच्छा। और मैं, ये स्कीम उसके पूरे इलाज का खर्चा बर्दाश्त करती है, चाहे जितना भी खर्चा रहेगा। कहीं अपना एक पेशेंट गया, मान लीजिए चारों धाम की यात्रा करने गया, पुरी में उसको हार्ट अटैक आता है और पुरी में वो एडमिट हो गया, तो वो पुरी के ECSH को एक बार खबर कर देगा अगर, तो उसका पूरा खर्चा जितना बिल है वो पूरा का पूरा भारत शासन निर्वहन करती है। ओके। इसका कुल बजट जो बजटीय प्रावधान पिछले वित्त वर्ष में था वो 5000 करोड़ भारत सरकार इसमें देती है। इसके अलावा 135 मिलिट्री हॉस्पिटल, 4228 प्राइवेट हॉस्पिटल इससे संलग्न हैं, जिनकी रीच पूरे ऑल इंडिया में इनकी पहुंच है। तो इससे इस सुविधा का आपने ऑटोमेशन तो कर दिया। और एक आपने जो बड़ा सवाल पूछा कि हमारी जो सेना की जो भर्ती है, आज भी वो ज़मीन से जुड़ा आदमी, गांव से जुड़ा व्यक्ति
आता है वो, और उसकी जो एजुकेशनल लेवल है वो इतने एडवांस सिस्टम के लिए नहीं बनी है जी। इसलिए ये सिस्टम में जो कंप्यूटर के पीछे व्यक्ति बैठता है उसको अगर वो संवेदनशीलता से इन चीज़ों को हर एक व्यक्ति को अलग अलग उसकी समस्या का समाधान नहीं करेगा तो फिर बाकी जैसे हम देखते हैं कि संवेदनहीन कंप्यूटर की तरह निर्जीव चल रही हैं संस्थाएं, तो इसको बदलने में वो नहीं, वो व्यक्ति जो पीछे बैठा है काउंटर में, 17 आदमी इस ECSH को चलाते हैं। और ये गर्व से कह सकता हूँ कि संजय गांधी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी और कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, इनको सबको मिला के जितनी OPD होती है, मेरा हॉस्पिटल जो है ये OPD यहाँ नंबर 2 पे है। ओके। मैं यहाँ पर 8 बजे मेरी OPD चालू होती है और 4 बजे तक हम लोग रहते हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर लोग चूँकि दूर दराज एरिया से आते हैं तो उनकी बस वापस जाने का टाइम हो जाता है, तो 2 बजे तक लगभग पीक रहता है हमारा। और उस पीक में हम 210 260 तक मरीज पर डे यहाँ पर देखते हैं, उनको रेफरल देते हैं और जहाँ कंसल्टेशन की ज़रूरत एडवाइस देते हैं उनको। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी देखा कि मैन टू मैन मार्किंग की जो चीज़ है, जैसे कोई पेशेंट आया और स्थानीय भाषा में बात कर रहा, तो यहाँ के जो स्टाफ हैं वो उसी लैंग्वेज में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आपको कहाँ पे जाना है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश। यानी कि ये जो वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये बहुत आधुनिक तरीके से तो है, लेकिन उन लोगों की संवेदनाओं को समझते हुए है। सर, CSD पहले जबलपुर, लेकिन जब यहाँ शुरू हुआ, रश यहाँ भी बहुत रहता है, मैनेज करना तो बहुत कठिन हो जाता होगा। है लेकिन वृक्ष लगाना ज़रूरी था। मैं अब जब रीवा रिटायर हो के आया, इस समस्या को मैंने खुद स्वयं अनुभूत की कि दवाई लेने भी जबलपुर जाओ या इलाहाबाद जाओ या बनारस जाओ और CSD लेने भी जाओ। अब आप सोचिए कि सिंगरौली से जबलपुर जाने के लिए उसको 2 दिन का टाइम चाहिए, पहले रात में आके रुकेगा रीवा में और सुबह की ट्रेन पकड़ेगा। मैं ये जबलपुर की और इलाहाबाद की और आसपास के मिलिट्री स्टेशन की दौड़ बंद कराना चाहता था। मेरा पूरा प्रयास था और सबके आशीर्वाद से और सबसे बड़ी ईश्वर के आशीर्वाद से इसमें मैं सफल हो पाया कि रीवा एक पहला नॉन मिलिट्री स्टेशन है पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे मध्य भारत एरिया। अगर मध्य भारत एरिया कहूँ तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है ये मध्य भारत एरिया में आता है। ये पहला स्टेशन है नॉन मिलिट्री स्टेशन जहाँ कोई छावनी नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको चिन्हित करके यहाँ पर CSD खोली गई। ये GOC साहब की 6 विजिट हुई यहाँ पर। एक जनरल ऑफिसर की विजिट मुझे लगता है किसी ECSH में 6 बार इतिहास में नहीं हुई। और जब उन्होंने देखा इस चीज़ को, हमारे भूतपूर्व सैनिकों की इस कठिनाई को सुना और वाकई रूबरू हुए इन चीज़ों से, तब इस चीज़ पर प्रयास किया गया और 18 दिसंबर 2021 को ये वृक्ष लगा दिया गया। अब CSD जो है ये अपने आप में रीवा ESM एक्स सर्विसमैन के लिए रजिस्टर्ड है और जब ये प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट पे चलती है, तब इसमें सुविधा बढ़ती है। हाँ। लमसम 1,25,00,000 रुपए का अनुदान लोन पर मध्य भारत एरिया जबलपुर के GOC साहब ने दिलवाया, उससे ये CSD खड़ी हुई। अब उसी से इसको अपना लोन भी वो करना है और उसी से सुविधा भी बढ़ानी है। मुझे जिस तरह ये प्रगति कर रही है ये CSD, मैं आश्वस्त हूँ कि अगले 6 महीने से 8 महीने में आपको यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त विस्तार देखने को मिलेगा और ये केवल और केवल भूतपूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए होगा, जिससे उनको ये एहसास हो कि नहीं, मैं अपनी संस्था में आया हूँ और संस्था मेरी सम्मान में इस तरह का विस्तार कर रही है और मेरी सुविधा के लिए कर रही है। उसके आत्मसम्मान को जो अभी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और भीड़ के कारण तकलीफ होती है, वो कुछ दिन के लिए और धैर्य रखें। मैं आश्वस्त हूँ कि जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, बहुत मजबूती से हम इन चीज़ों को समाधान निकालें। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आया। यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं
जनरली पेशेंट्स सबसे ज़्यादा किस चीज़ के आ रहे हैं और इनरोल हो रहे हैं? हार्ट के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, कैंसर के आ रहे हैं, या फिर और कौन सी ऐसी मेजर डिजीज़ हैं जिनके पेशेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, ऑन्कोलॉजी के बड़े कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो चिन्हित हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे हर एक स्टाफ मॉनिटर करता है उनको, क्योंकि वो बड़े नाजुक उसमें होते हैं। उनकी काउंसलिंग से लेके व्यक्तिगत मेरा बैठना उनके साथ, क्योंकि कैंसर का नाम सुन के व्यक्ति अधमरा हो जाता है और उसको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, उसके परिवार को समझाने की ज़रूरत होती है कि वो है। दूसरा, हार्ट की, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट हमारे पास बहुत है, हार्ट का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मधुमेह लाइफस्टाइल डिसीज़ में आता है, वो है। न्यूरो के बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। और रीवा सुपर स्पेशलिटी से हमारा जो एम्पैनलमेंट हुआ है, उसके कारण अब ये समझ लीजिए कि 70% लोगों को रीवा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि डीन मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का अगर सहयोग रहा तो ये बहुत सफल परीक्षण होगा। और ये पहला शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका एम्पैनलमेंट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में पहला अस्पताल है। अच्छा। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इसके पीछे रक्षा मंत्रालय में 1.5 साल लग गया लोगों को ये करने में कि ये तो शासकीय अस्पताल है, ये तो डीम्ड है, ये मतलब ये तो ऑटोमेटिकली है। फिर उनको इस चीज़ को बताने में हमको काफ़ी समय लग गया, लेकिन अंतोगत्वा लोग समझ पाए और हम लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई कि जो सुपर स्पेशलिटी हमको मिल गया। पेशेंट सब टाइप के आते हैं, सब वैरायटी के आते हैं। लोग बाग आरएनआर में भी जा रहे हैं, लोग बाग वेदांता में भी जा रहे हैं, लोग बाग टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में भी इलाज करा रहे हैं। और पूरा सपोर्ट ईसीएसएच के जितने भी कार्यालय हमारे पूरे देश में हैं, ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है इनको। और जहाँ कहीं इनको दिक्कत आती है, टेलीफोन से सबके नंबर हैं, संपर्क करते हैं। हम लोग उस ईसीएचएस से संपर्क करते हैं कि हमारा जब पेशेंट रीवा से जाए तो कभी कभी तो जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा और इलाज के लिए, स्पेशलिस्ट इलाज के लिए। और मुझे खुशी है कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ कि जिस जगह तक आज इस मुकाम पे 20 साल हो गए ईसीएसएच खुले हुए, जहाँ जिस प्रगति से ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा भूतपूर्व सैनिकों के लिए। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सर से जब भी डिस्कशन हुआ, इसके पहले भी, तो सर हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगे रहे कि इसका एक्सपांशन कैसे हो, तमाम चीज़ें कैसे वो हो पाएँ। जैसे ही एक्रेडिशन मिला सुपर स्पेशलिटी को, मुझे लगता है उसके 2-3 दिन में ही आपने प्रोसेस उस पर शुरू कर दिया, मतलब सारी चीज़ों में लगे रहे। ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह से ईसीएचएस रीवा यहाँ तमाम सुविधाएँ मिल रही हैं भूतपूर्व सैनिकों को, उनके परिजनों को, उससे विश्वास है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा कलम था विंध्य क्षेत्र के ऊपर डेथ का, कि यहाँ से रेफर करने पर रास्ते में जो डेथ हुई हैं वो तमाम चीज़ें अब कम होने लगी हैं सुपर स्पेशलिटी से इम्पैनल्ड होने के बाद। और सुविधाएं मिलेंगी और धीरे धीरे सर तमाम विस्तार शुरू हो जाएंगे। आप लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी, भूतपूर्व सैनिकों का धैर्य रहेगा। तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी संस्था है ईसीएसएच और सीएसडी, अभी हम सैनिक सुविधा केंद्र भी खोल रहे हैं यहाँ। रीवा ईसीएसएच और सतना ईसीएसएच को पायलट प्रोजेक्ट के अंडर में जीओसी साहब डेवलप कर रहे हैं। अभी सबको बताना, सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले वित्त वर्ष, जो अब आज आखिरी दिन है, हम लोगों को यहाँ 22 लाख के प्रोजेक्ट मिले हैं, जो केवल और केवल जो ईसीएसएच के मरीज जो आते हैं और सीएसडी में जो हमारे भूतपूर्व सैनिक आते हैं या उनके परिवारजन, उनकी सुविधा के लिए बना इतना बड़ा अमाउंट मिला है। कार्य प्रगति पे है और आप देखते जाएंगे कि अगले 6 महीने में इसका बिल्कुल कायाकल्प आपको देखने को मिलेगा, खुद एहसास करेंगे। तो ये हमारे साथ थे कर्नल श्रीराज सिंह सर। बहुत सारी बातें हुई और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं उनके विस्तार की कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं रीवा में उन तमाम लोगों को मिल पाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।